ज़्यादातर हिप फ्रैक्चर के बाद विद इन 1 ईयर 20 से 30% चांसेस है कि डेथ हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बुजुर्गों के भी डॉक्टर हैं? अगले 20 साल में बच्चे कम हो जाएंगे, बुजुर्ग बढ़ जाएंगे। बुजुर्गों के लिए वैक्सीन बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास पेशेंट तब आते हैं जब फॉल हो जाता है। सीताराम भरतिया पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसने वैक्सीनेशन कार्ड बनाया है फॉर एल्डरली। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो प्लेटफॉर्म बच्चों को लेकर है, लेकिन जब बच्चों की बात होगी तो बच्चों के दादा दादी की भी बात होगी, यानी बात बुजुर्गों की भी होगी। और अमूमन हम जानते हैं कि पेडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बुजुर्गों के भी डॉक्टर होते हैं? जेरियाट्रिक मेडिसिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर डॉक्टर, उसमें स्पेशलिटी होती है, उसमें खासियत होती है। और ऐसे ही हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, जो सीताराम भरतिया हॉस्पिटल के कंसल्टेंट है और साथ में जो इंडियन एकेडमी ऑफ जेरियाट्रिक्स है उसके नॉर्थ चैप्टर के, नॉर्थ इंडिया के कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों के एक डॉक्टर होते हैं, गर्भवती महिलाओं के अलग डॉक्टर होते हैं, बुजुर्गों के डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि बड़ी आबादी को पता है कि क्या बुजुर्गों के भी डॉक्टर होते हैं, और होते हैं तो किस तरीके से बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए? जी, बुजुर्गों के डॉक्टर होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। और लोग जो हैं वो सिर्फ एज्यूम करते हैं कि जो नॉर्मल फिजिशियन है जनरल मेडिसिन का, वो बुज़ुर्गों को भी देख लेगा। और ये धारणा केवल लोगों के बीच में ही नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी हैं, जो नॉर्मल जो फिजिशियंस हैं उनको भी ये लगता है कि क्योंकि हम बाकी लोगों को देख लेते हैं तो 60 साल से ऊपर के पर्सन को देखने में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन वहाँ पे फ़र्क इतना ज़्यादा है कि उसी को एम्फेसाइज करने के लिए ये डिपार्टमेंट पूरा का पूरा बनाया गया है। क्योंकि एक जो फंडामेंटल इशू है जिसे हम लोग सब मिस करते हैं, वो है एज का इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर। एक तो बीमारियों का इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर, एक एज का इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब उसके साथ साथ पर्सन की हेल्थ को लेके, सोसाइटी को लेके, साइकोलॉजी को लेके परसेप्शन चेंज हो जाती है। फिर उस परसेप्शन को ध्यान में रख के भी उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। भाई, जो शुगर को मैनेज करने के लिए जो शुगर के पैरामीटर्स यंग पर्सन में हैं, वैसे ही पैरामीटर्स आप ओल्ड पर्सन में नहीं रख सकते। अच्छा। क्योंकि दोनों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, दोनों की बॉडी टाइप डिफरेंट है, दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंट है। तो उस हिसाब से आपको उसको मैनेज करना है। इन सब चीज़ों को जब देखा गया तो उसमें फिर एम्फेसाइज किया गया कि भाई इसके लिए अलग से एक स्ट्रीम होनी चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत पहले से है, इंडिया के अंदर साउथ में काफ़ी अच्छे से पहले से है, मद्रास मेडिकल कॉलेज में तो काफ़ी पुराना है। बट देन इट स्टार्टेड MD जेरियाट्रिक मेडिसिन इन एम्स न्यू दिल्ली। इसको शुरू हुए अभी 12 साल हुए हैं। लेकिन MD जेरियाट्रिक मेडिसिन ही ट्रू ओल्ड एज का डॉक्टर है जिसने जेरियाट्रिक मेडिसिन कर रखी है। और जेरियाट्रिक मेडिसिन किए हुए डॉक्टर को जेरियाट्रिशियन कहते हैं। और वो जेरियाट्रिशियन जो है वो 60 ईयर्स ऑनवर्ड्स, अगर हम एक पूरा लाइफ स्पैन देखें मैमल्स का तो वो 120 साल का होता है। तो 60 ईयर ऑनवर्ड्स क्या क्या उसकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, क्या क्या उसकी फिजियोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सब को मैनेज करते हुए जेरियाट्रिशियन देखता है। क्या इसको कैसे और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक आम आदमी को बताने के लिए? आपने बहुत सारी चीज़ें बता भी दी जी कि एक उम्र के बाद आप जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है जहाँ पे हम अपने घर परिवार के बुज़ुर्गों को दिखवा सकें। जी क्या लगता है कि अलग कैसे है? मतलब एक तो फिजिशियन से लोग जाके यूजुअली दिखवा लेते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती है 60 के उम्र के बाद जो आप जैसे लोग समझ पाते हैं कि बुज़ुर्गों की वो ज़रूरत है वाकई? देखिए, बुज़ुर्गों में सबसे बड़ा इशू विद एज जो एजिंग का इफ़ेक्ट है। पहली बात तो एजिंग का इफ़ेक्ट बॉडी के हर ऑर्गन पे होता है। तो आपको ये समझना होता है कि जैसे अगर किडनी के फंक्शन में थोड़ा चेंज आया है, लीवर के फंक्शन में थोड़ा चेंज आया है, ये मैं इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ। जहाँ फिर आप मान लीजिए कि भी मेमोरी में चेंज आया है, इंसान के कोऑर्डिनेशन
अच्छे से इवेल्युएट करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि क्या ये नॉर्मल एजिंग का पार्ट है या फिर ये एबनॉर्मलिटी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि नॉर्मल एजिंग की चीज़ों ही ओवर ट्रीट होने लगती हैं। थोड़ा बहुत ऐसा होगा चीज़ें जिसको हम मान सकते हैं कि नॉर्मल एजिंग का पार्ट है, लेकिन उसको कोई कॉमन फिजिशियन देखेगा कि अरे ये तो पैरामीटर्स गड़बड़ चल रहे हैं, वो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। फिर उस ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स आगे से आगे बढ़ते जाएंगे एंड वो जो एज्ड पर्सन है वो उस लूप में फंस जाएगा। यहाँ पे जीरियाट्रिशियन का काम आता है। पहली बात तो वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि वेदर इट इज़ अ नॉर्मल एजिंग और एबनॉर्मल एजिंग। राइट। जब वो एबनॉर्मल एजिंग है तो फिर उस एबनॉर्मल एजिंग के पार्ट में ज़्यादातर जो फिजिशियन हैं दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द बायोलॉजिकल पार्ट। वो किडनी, लीवर, हार्ट, जितने भी हमारे बीपी हो गया, शुगर हो गया। और हमारे पास यहाँ पे मेरे पास कितने सारे एल्डर्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेक कराया है पूरा, ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार रुपये हम हॉस्पिटल में दे चुके हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक क्या, हमारे सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं, हमारे सारी इमेजिंग्स नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है, पर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्यों ठीक नहीं लग रहा? क्योंकि मुझे फियर ऑफ फॉल है, मुझे लोनलीनेस लग रही है ना, मेरी मेमोरी कम होती जा रही है। अब ये ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो किसी ब्लड रिपोर्ट में तो आते नहीं हैं। कोई ब्लड रिपोर्ट इसको बताएगी नहीं, इसका तो कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होगा, उसकी असेसमेंट करेगा, असेसमेंट करके वो बताएगा कि आपके अंदर फॉल का रिस्क कितना है, आपकी बोन्स इतनी वीक हो गई हैं, अगर आप फॉल हो जाएगा तो आपको फ्रैक्चर का चांस इतना है, विद परसेंटेज, विद प्रूफ बताएंगे। और फिर उनको ये भी बताएंगे कि अगर आज से आप ये न्यूट्रिशन और ये फिजिकल एक्टिविटी और ये मैनेजमेंट अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका फॉल का रिस्क कम हो जाएगा और आपका जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी। अब इसमें आप कई बार क्या होता है कि सब कुछ ठीक होता है लेकिन पर्सन का होम एनवायरनमेंट वो प्रॉपर नहीं होता है। आप आज की डेट में एक कॉन्सेप्ट जो है जो डेवलप ही नहीं हो रहा है बहुत देर से, वो है कि एज फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना। इस पे हम आएंगे डॉक्टर भट्टी। लेकिन यहाँ पे दर्शकों को एक बार बताना जरूरी है कि किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे वो लोग अमूमन आते हैं जो माता पिता हैं। हाँ। तो जब माता पिता हैं तो बात उनके पिता की भी हो सकती है, उनके माँ की भी हो सकती है, उनके दादी की भी हो सकती है। यानी हम बात कर रहे हैं उनके जो ऊपर के जनरेशन है, यानी बच्चों के नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची हो सकते हैं जो बुजुर्ग हों। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो पेरेंट्स आते हैं, माता पिता आते हैं, अभिभावक आते हैं, उनके लिए समझना ज़रूरी है कि घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको लेकर किस तरीके से एहतियात बरतना ज़रूरी है, किस डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। कुछ एक चीज़ें भट्टी साहब, एनवायरनमेंट की बात हम पहले बाद में करेंगे, पहले हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक उम्र के बाद, 60 की उम्र के बाद जो मरीज आपके पास आते हैं वो किस किस तरह की शिकायत के बाद आते हैं। एक तो नॉर्मल हो गया, डायबिटीज़, लीवर, किडनी, आंखों की रोशनी, ये तो हो गया। और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप दर्शकों को बता सकते हैं, जैसे आप फॉल ऑफ फियर हो गया, लोनलीनेस हो गया, और किस किस तरह की शिकायतें होती हैं बुजुर्गों में अमूमन? तो आज की डेट में अगर आप एक अर्बन क्लास का पर्सन देखें तो वो इतना अवेयर तो है कि उसको समझ में आता है कि मेरी मसल्स वीक हो रही हैं। पहले मैं 5 किलो, उनका कहना होता है पहले मैं 5 किलो या फिर कोई बैग उठा के अपने घर से चला जाता था कार तक, आजकल मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझे किसी की सहायता चाहिए है। तो एक मेडिकली अप्रूव्ड टर्म है सार्कोपीनिया, जिसमें कि मसल्स वीक हो जाती हैं। लेकिन लोगों को सार्कोपीनिया का नहीं पता है, बट दे आर अवेयर कि भाई हमारा कुछ कमज़ोरी तो डेवलप हो रही है, तो उसको लेके हमारे पास बहुत आते हैं। अब उनका कहना ये होता है कि कुर्सी से उठ के बेड तक जाना या कुर्सी से उठ के चलने में बड़ी परेशानी होती है, दर्द रहता है। उनको भी समझ में आ रहा है कि अब ये परेशानी जो है इसको हमें झेलने की ज़रूरत नहीं है। पहले के टाइम में क्या था, इन सब चीज़ों को उम्र के साथ जोड़ दिया था। अरे बुज़ुर्ग हो गए हो, मुश्किल से ही तो उठोगे, बुज़ुर्ग हो गए हो, लाठी लेके ही तो चलोगे, सब चीज़ों को एज के साथ जोड़ दिया था। लेकिन आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी लिमिटेशन को आपकी एज के साथ जोड़ा जा रहा है तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज एजिज्म, कि वो आपको कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी इतनी उम्र हो गई है। जबकि उम्र का इन सब लिमिटेशन से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी एज में इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है एंड पीपल आर कमिंग टू अस विद मसल वीकनेस, एक परेशानी।
फिर दूसरा हो गया मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें कि कई बार तो अगर एक इनिशियल स्टेज में होता है तो उसमें तो पेशेंट खुद आता है, और अगर एडवांस स्टेज में होता है तो फैमिली मेम्बर्स लेके आते हैं कि कुछ याद नहीं रहता है, कहीं बाहर चले जाते हैं तो वापस आने में डिफ़िकल्टी आती है और मेमोरी इनकी बड़ी डिस्टर्ब होती जा रही है, तो उसको असेसमेंट हम लोग जो है करते हैं। फिर फॉल एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंटेबल है, आप फुल्ली फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास पेशेंट तब आते हैं जब फॉल हो जाता है। फॉल के बाद हमारे पास आते हैं, मोस्टली फ्रैक्चर हो जाता है और उसके बाद मैनेजमेंट बहुत आगे तक चलती रहती है। लेकिन अगर उसका फॉल से पहले ही, जैसे फियर ऑफ फॉल हो रहा है या इम्बैलेंस हो रहा है या कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसी टाइम अगर पर्सन हमारे पास आ जाते हैं, जो कि काफ़ी पेशेंट उस टाइम पे भी आते हैं, तो उसको भी हम लोग असेस करते हैं। यही घर के माहौल की बात हो गई। ये घर के माहौल को लेके भी, इनफैक्ट अपना भी, जैसे चक्कर आ रहे हैं, या फिर पहले रात को बेड से उठ के वॉशरूम तक जाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन आजकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, वो कॉन्फिडेंस चला गया। और एक बार वो कॉन्फिडेंस चला जाता है तो उसके बाद चांसेस ये भी होते हैं कि भाई गिर भी सकते हैं। गिरने का अगर फियर ऑफ फॉल आया तो कल को फॉल भी हो सकता है। और फॉल होने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद, डाटा ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 20 to 30% लोग 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है बुजुर्गों में अगर फ्रैक्चर हो गया है आफ्टर फॉल। अब इतना ज़्यादा हाई नंबर है, एंड दिस इज़ टोटली प्रिवेंटेबल, लेकिन उसकी क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और लोग उसकी बात नहीं करते, और इसलिए वो आके हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज की डेट में, क्योंकि परिवार अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, या फिर हैं भी तो बच्चे अपने काम में बिजी हैं, या फिर बच्चे देश से बाहर चले गए हैं, माँ बाप अपना घर बार छोड़ना नहीं चाहते। वो पुरानी एक टैगलाइन थी, होम स्वीट होम, तो अब होम स्वीट होम को वो छोड़ना नहीं चाहते जी। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि पहले उनके अंदर एक लोनलीनेस डेवलप हो रही है। जब परिवार में कोई नहीं है, अकेले बैठे हैं, दिन में एक बार कभी फ़ोन आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो फ़ोन करने वाला भी कोई नहीं है। दूसरा, वो सोशली भी आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि सोशली अब उतना गैदरिंग्स नहीं रही हैं, उतना डिस्कशन पॉइंट नहीं रहा है। वो पुराने टाइम पे जो पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठ जाते थे, या माताएं सब इकट्ठी होकर आपस में कुछ बात कर लेती थी, अब वो भी सिस्टम वैसा नहीं रहा है जी। तो सोशल आइसोलेशन डेवलप हो रहा है, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनके अंदर एंजाइटी डेवलप कर रहा है, डिप्रेशन डेवलप कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को पुअर कर रहा है, मोर्टेलिटी और डेथ को बढ़ा रहा है। एक पूरा चेन है। लेकिन उस चेन को लेके कुछ लोग तो ऐसे हैं जो थोड़े अवेयर होते हैं, वो तो तुरंत आके यहाँ पे बात करते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स, कुछ नहीं मैं कहूँगा ज़्यादा कंपोनेंट जो है पेरेंट्स का, वो क्या सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये बोलूँगी कि मुझे अकेला लग रहा है तो वो पता नहीं क्या सोचेगा। फिर मैं उसको ये बोलूँगी कि मुझे अकेलापन लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लो मूड रह रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, तो समाज पता नहीं क्या कहेगा कि भाई ये माँ जो है इसलिए परेशान है क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते। तो सोसाइटी का एंगल, वो जो टैबू इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो इतना बड़ा है कि वो अंदर ही अंदर घुट घुट के जो है अपना परेशानियाँ झेल रहे हैं। फिर उसके बाद भूख नहीं लगना, खाना कम हो जाना बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी एपेटाइट चला गया है, वी आर ट्राई टू इम्प्रूव देयर एपेटाइट। जो कह रहे हैं कि जी पहले अच्छा हंगर हम भूख लगती थी, अब वो खा नहीं पा रहे हैं। वेट लॉस होता जा रहा है, हाइट लॉस होती जा रही है। हाइट लॉस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वर्टेब्रल फ्रैक्चर। वर्टेब्रा का फ्रैक्चर अपने आप हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। और अगर आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे या किसी स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे तो वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करेगा, क्योंकि उसके लिए अगर आपकी हाइट 4 इंच कम भी हो गई है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ ये कहेंगे अरे एज हो गई है इसलिए झुकते जा रहे हो। वो ये सोचेगा ही नहीं कि हो सकता है इसके वर्टेब्रास में फ्रैक्चर हो रहा है इसलिए इसकी हाइट नीचे जा रही है। हो सकता है कि इसकी बोन अब इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब ये थोड़ा सा पैर भी अटकेगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा, डेथ के चांसेस बढ़ गए हैं। वो इस तरह की उनकी विजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अब जीरियाट्रिक मेडिसिन की अवेयरनेस जनरेट हो रही है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि जिस तेज़ी से हमारी डेमोग्राफी शिफ्ट हो रही है, अगले जस्ट 2 डेकेड्स में, अगले 20 साल में
बच्चे कम हो जाएंगे, बुजुर्ग बढ़ जाएंगे, पूरा डेमोग्राफी शिफ्ट हो रही है। अभी तक इंडिया एक यंग नेशन है, अगले 20 साल में वी आर गोइंग टू बी अ मैच्योर नेशन, अडल्ट नेशन या एल्डर नेशन, लेकिन उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है आज हमारे पास। जैसा हमने अभी आपसे बात करी, एज फ्रेंडली होम्स नहीं है, एज फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, एज फ्रेंडली बसेज नहीं है, एज फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कुछ भी एज रिलेटेड नहीं है। और घर के माहौल को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं भट्टी साहब? क्या क्या आपको लगता है कि जिस वजह से उनके घर को ठीक ठाक बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है बुजुर्गों का? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बुजुर्ग रात को, जैसे ज़्यादातर बुजुर्गों को रात को उठ के एक बार तो पेशाब करने जाना ही जाना है जी, तो आप एटलीस्ट सेंसर लाइट लगवाइए जो मूवमेंट को डिटेक्ट करे, और बहुत सस्ती आती है, कोई महंगा काम नहीं है। मैं जो भी बातें बताऊंगा बहुत सस्ती हैं। आप सेंसर लाइट लगवाइए, जैसे ही वो उठे सेंसर लाइट ने मूवमेंट डिटेक्ट की, उन्होंने लाइट कर दी। कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम लोग स्पाइनल लेवल पे भी बहुत काम करते हैं, हमारी रूटीन बनी होती है, मुझे पता है कि ये बेड है, ये वॉशरूम है, यहाँ से उठ के वहाँ तक जाऊँगा, वॉशरूम से वापस आ जाऊँगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आप उस कॉन्शियस लेवल में नहीं है, सो के उठे हैं। फिर दूसरा, आपका जो है कोऑर्डिनेशन बैलेंस आपकी बॉडी का वैसा नहीं है। फिर तीसरा, आपने उस पर बैठना है, उठना है, उसका मूवमेंट डिफरेंट है। तो सेंसर लाइट्स लगवाइए, एटलीस्ट उनका मूवमेंट प्रॉपर रहे। ठीक है। दूसरा, अगर थोड़ा सा भी फियर ऑफ फॉल है तो आप एक सपोर्ट लेके चलें। रात के टाइम पे अगर आप उसको वॉकर को यूज़ कर लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही दिन में आप मत कीजिए, लेकिन नाइट में वॉकर के साथ चले जाइए। ठीक है। फिर तीसरा, आपका जब जिस स्पॉट पे आप बैठ रहे हैं जाके, उसके आसपास हैंडल्स जरूर लगाइए, सपोर्ट बार, ताकि आप पकड़ के उठ सके जी। आसपास ऐसे बार्स होने चाहिए जहाँ पे आप जब भी आपको जरूरत लगे आपने उसको पकड़ लिया, ताकि आप गिरे नहीं। तीसरा, वो फ्लोर आपको जो है स्लिपरी नहीं रखना चाहिए। इंडिया में अभी आजकल तो इतने ज़्यादा स्लिपरी टाइल्स आ रहे हैं, लेकिन नॉन स्लिपरी टाइल्स लगवा के रखें एटलीस्ट वॉशरूम के एरिया में, जहाँ फिर वहाँ पे ऐसा कुछ मैट बिछा के रखें जिसमें कि उनका स्लिप ना करें, क्योंकि स्लिप कई बार क्या होता है, वॉशरूम में गए, स्लिप करे, गिर गए। फिर उसके आगे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि घर को डिक्लटर करके रखें, क्लटरिंग नहीं रखें वहाँ पे। जैसे मतलब किसी ने अपना लैपटॉप का चार्जर इधर लगा रखा है, तार उधर जा रही है ना, जहाँ फिर बच्चों के साथ, बच्चे भी उसी दादा दादी के साथ खेल रहे हैं, नाना नानी के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के टॉयज़ पड़े हैं, वो नीचे एक छोटी सी कार पड़ी है, पता भी नहीं लगेगा बाबा का पैर उस पर आया और फिसल गए। तो उनके घर को डीक्लटर करके रखें। अगर घर में कोई कालीन बिछा रखा है, मैट बिछा रखा है, तो ये ध्यान रखें कि भाई वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ताकि उसमें पैर फंसेगा तो भी गिरेंगे, तो उसका आप ध्यान दीजिए। तो लाइटिंग का, सपोर्टिंग बार्स का, डीक्लटरिंग करना, कालीन वालीन ठीक रखना, नॉन स्लिपरी फ्लोर्स को रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस सब को चीज़ों को नहीं कर रहे तो दिस मीन्स कि आपने एनवायरनमेंट को, आप बुजुर्गों के लिए फ्रेंडली नहीं होता। हाँ, फिर वो एज फ्रेंडली नहीं है, वो कभी भी जो है वो आपका नुकसान कर सकता है। दर्शकों को एक बात और बताएं कि हम गिरने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े उस तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें डेथ तक हो जाती है साल भर के भीतर अगर बुजुर्ग गिर जाते। भट्टी साहब, एक बार फिर से अगर दोहरा दें, एक उम्र के बाद अगर आप गिरते हैं और फ्रैक्चर होता है तो आंकड़े क्या कहते हैं? जी, अगर 60 साल की उम्र के बाद फ्रैक्चर होता है, फॉल हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो साइंस ये कहती है, डाटा ये कहता है कि ज़्यादातर हिप फ्रैक्चर के बाद विद इन 1 ईयर 20 से 30% चांसेस है कि डेथ हो सकती है विद इन 1 ईयर। हालांकि अभी मेडिकल साइंस बहुत इम्प्रूव की है और उसने हिप फ्रैक्चर्स को ऑपरेट हो जाते हैं, अच्छे से उसकी केयर की जाती है, तो इस डाटा को बेटर तो किया जा ही सकता है ऑब्वियसली, बट फिर भी चांसेस ऑफ डेथ आर हाई। हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने जाते हैं, आपको शायद बहुत लोगों को पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बुजुर्गों के लिए भी वैक्सीन है। भट्टी साहब, इस पर अगर बताइए कि बुजुर्गों के लिए कौन कौन सी वैक्सीन किस किस उम्र में क्या क्या लगवाई जा सकती है? मैं तो परिमल जी ये कहूँगा कि बुजुर्गों के लिए वैक्सीन बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। और बुज़ुर्गों में बाकी तो वैक्सीन्स तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली है इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन हर साल लेनी पड़ती है, 60 साल की उम्र के बाद आपको हर साल लेनी है। ठीक है। अगर बाय चांस कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो फिर इसको आप 50 साल की उम्र के बाद लेना होता है, लेकिन इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन हर साल लगनी है। ठीक है। दूसरी फिर आती है निमोनिया की वैक्सीन। निमोनिया की वैक्सीन के साथ बेनिफिट ये है कि लाइफ में एक ही बार लेनी है, तो 60 साल की उम्र के बाद कभी भी ले लीजिए, उसे एक बार लीजिए, उसके बाद दोबारा वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई दूसरी वैक्सीन। तीसरी वैक्सीन हमारी है वो है
हर्पीस जोस्टर, जिसे शिंगल्स कहते हैं। हर्पीस जोस्टर ये वायरस होता है जिससे पहले चेहरे पे या फिर किसी शरीर के एक हिस्से में डर्माटोम में दाग आते हैं और वो बहुत पेनफुल होते हैं, और एज्ड पर्सन में वो इतने पेनफुल होते हैं कि अच्छे से अच्छे पेन किलर देने के बाद भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो इम्प्रूवमेंट नहीं होती। लेकिन अगर उसकी वैक्सीन ली जा सके तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको बाय चांस हर्पीस जोस्टर का इन्फेक्शन हो भी रखा है पहले, तो भी इसकी वैक्सीन लेनी है। बस वो इन्फेक्शन से लेके और वैक्सीन के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए, तो उसकी वैक्सीन लेनी है। और इसकी वैक्सीन भी लाइफ में एक ही बार लेनी पड़ती है, बस इसकी 2 डोसेज होती हैं। तो 1 डोज अभी लग जाएगी जैसे, और अगली डोज 2 महीने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी ले सकते हैं जी। तो ये 3 वैक्सीन बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा आजकल जैसे काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक है हमारे यहाँ पे, टाइफाइड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, टाइफाइड की वैक्सीन लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेनी चाहिए। उसके अलावा टेटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। ये वो वैक्सीन्स हैं जो लेनी चाहिए, रेकमेंडेड हैं, बट जो पहली 3 मैंने बताई हैं वो तो मस्ट हैं, जो हर किसी को लेनी ही लेनी है विदाउट एनी डाउट। और मैं आपको ये बात ऐड करना चाहूँगा कि सीताराम भरतिया पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसने वैक्सीनेशन कार्ड बनाया है फॉर एल्डरली। मतलब उनको कांटेक्ट करते जैसे बच्चों को कांटेक्ट किया था वैसे है क्या? वैसे, हाँ जी। मतलब आपको याद दिलवाया जाएगा कि आपकी वैक्सीन का टाइम आ गया है। Okay. ये हम आपको याद दिलाएंगे, और ऊपर से आपका पूरा टाइम फ्रेम लिखा रहेगा, आपने पहली वैक्सीन कब ली है, सेकंड डोज कब ली है, आपको पूरा रिमाइंडर्स भेजे जाएंगे। और उसको रिमाइंड कराने के लिए एक पूरा वैक्सीनेशन कार्ड बनाया है। ये सिर्फ इसी हॉस्पिटल में हो रहा है। वी आर द फर्स्ट एंड ओनली। ये इसलिए भी भट्टी साहब कह रहे हैं और कह पाने की स्थिति में हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ जियाट्रिक है उसके आप कोऑर्डिनेटर भी हैं। यस। और उस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तमाम हॉस्पिटल्स में इनके कलीग हैं। मैं भट्टी साहब को तब से जानता हूँ जब एम्स में ये थे और पढ़ाई कर रहे थे। यस। तो ये बात बिल्कुल गंभीरता से ये बात कही जा रही है क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, जब उनका वैक्सीनेशन का समय आता था तो ऐसी फैसिलिटीज़ है बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर कि आपको खुद ब खुद रिमाइंडर कॉल आएंगे कि आपकी ये वैक्सीन ड्यू है, इतने वक्त में इतने के बीच में आके लगवा लीजिए। तो अब बुजुर्गों के लिए भी ये आप अलर्ट भेजा जाता है। यस, अलर्ट भेजा जाता है, पूरा वैक्सीनेशन उनको कार्ड दिया जाता है, वो खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी उनको लगवा देते हैं। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि हम रेकमेंड करते हैं कि आप हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाइए, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हमारे घर पे लगे तो हम उसके लिए भी उनको हेल्प करते हैं ताकि उनकी वैक्सीन उनके घर पे ही लग जाए। जैसे 1 डोज तो यहाँ पे लगवा ली, दूसरी डोज अगर वो चाहते हैं कि हमारे घर पे लगवा दें तो हम वो भी उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं कि आपके घर में ही वैक्सीन लग जाए। हम हमारी तरफ से जितना उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, वी ट्राई एवरीथिंग। क्या लगता है आपको, कोई शोध खोज भी आप लोगों की तरफ से हुआ है बुजुर्गों को लेकर कि किस तरीके से उनमें आशंकाएं होती हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर? क्या कुछ ऐसा रिसर्च भी? अभी रिसर्च में, क्योंकि हम लोग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं, तो इसीलिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रिसर्च भी चलती है। तो अभी तक हमारा जो रिसर्च था वो एल्डरलीज को लेके सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करने का, जैसे क्रॉस सेक्शनल होता है जिसमें हम बेसिकली सिर्फ ये डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन आ रही है उनकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। तो वो डाटा कलेक्शन का हमने अभी तक काम किया है कि भाई जो लोग आ रहे हैं वो क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम है। अब हम नेक्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च पे जा रहे हैं जो अभी जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। वो नेक्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च जो है, अब हम उन इंटरवेंशंस को देके, इंटरवेंशंस मतलब जैसे योगा करवा के, कोग्निटिव स्टिमुलेशन या कोग्निशन की रिहैबिलिटेशन करवा के, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर मसल्स करवा के, न्यूट्रिशन की काउंसलिंग करके, कोग्निटिव बिहेवियरल काउंसलिंग करके, ये सब चीज़ें करके हम लोग देखने वाले हैं कि इन सब चीज़ों का सच में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्या इनकी ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी इनको चेंज करने की ज़रूरत है, क्या इनके टाइम को चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो सारा एक रिसर्च से वो भी निकल के आएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्योंकि अभी तक की जो इंडिया की रिसर्च है अभी तक की, वो सब उस एनवायरनमेंट को कैटर करती है जो बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक अलग तरह की पॉपुलेशन आती है। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें पॉपुलेशन डोमेन बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ बिल्कुल डिफरेंट है। अब जब मैं एम्स में काम करता था तो वहाँ पे अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ इतना ही था कि शुगर बीपी ठीक रहे। दे वर नॉट कंसर्न कि हमें मैराथन्स दौड़ने हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट आता है उसको मैराथन भी दौड़ना, उसको हिमालय पे भी चढ़ना है।
माउंटेनियरिंग भी करनी है, और वो कहता है कि मुझे ये मत बताओ कि मेरी एज 70 हो गई है, मुझे ये बताओ मैं कैसे करूँगा। राइट। तो उसमें भाई अब क्योंकि मी एज अ जेरियाट्रिशियन, तो आई एम रेडी कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज। आप चलेंगे माउंटेन पे, आप मैराथन भी दौड़ेंगे, आप स्विमिंग भी करेंगे, बिकॉज आई एम सीइंग सो मैनी पीपल। अभी मेरी एक पेशेंट भी है, फ्रेंड भी हैं, एंड मेरे एज्ड हैं, वो 75 ईयर्स नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप में गई हैं। ओह ग्रेट। 75, 76, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस हमारे लिए। तो यहाँ का हमारा जो पेशेंट है वो डिफरेंट है, हमें उनको भी फिर देखना है, और ये एक बिल्कुल नया डाटा निकल के आएगा जिसमें कि हेल्दी एक्टिव एजिंग कैसे अटेन की जा सकती है, फिर सस्टेन की जा सकती है, उसके बारे में ये सब रिसर्च अभी हम लोग इसमें भी जा रहे हैं, कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हो सकता है दूर दराज से देख रहे हैं और उनके पास, क्योंकि आप जैसे डॉक्टरों की कमी होगी छोटे छोटे शहरों में भी, क्या कुछ अमूमन प्रैक्टिस जी जो मेडिकल साइंस से बिल्कुल वैसा ना हो कि दवाई ये ले लो और ये ले लो, लेकिन क्या कुछ प्रैक्टिस उनको अपनाना चाहिए जब 60 के ऊपर हो जाए? तो एक तो कोशिश करें कि ऐसे डॉक्टर के, आप जैसे डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। जी जी लेकिन अगर रिमोट एरिया में तो क्या कुछ और अपना सकते हैं जी जी। ताकि जो आपको मरीजों में लंबे समय से दिखा है कि ये चीज़ें होती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, उसको ये करके दूर किया जा सकता है या रखा जा सकता है? पहला तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप कुछ भी चीज़ को एज के ऊपर मत डालिए। अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है आपको, अगर वो कह रहा है मेरे घुटने में दर्द है, अगर वो कह रहा है मेरी कमर में दर्द है, तो उसको ये बोल के मत इग्नोर कीजिए कि भाई आपकी उम्र हो गई है। हर चीज़ का इलाज है, किया जा सकता है, लेकिन आपको अपनी पहले तो अप्रोच को डिफरेंट करना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डिफरेंट करना पड़ेगा कि एज जो है वो कोई बीमारी नहीं है। एज्ड होना बीमारी नहीं है। हाँ, एजिंग के साथ कोई बीमारी हो सकती है, उसका इलाज हो जाता है, बट बीमारी डिफरेंट है, एजिंग इज डिफरेंट। आप 100 ईयर्स तक भी एक्टिव एंड हेल्दी हो सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो पहले तो अपनी अप्रोच को चेंज करें, वो अंडरस्टैंड करें। अब अगर आके पेशेंट कोई कह रहा है कि मैंने चाबी कहाँ रख देती हूँ, मैं मोबाइल जो है वो अपना फ्रिज में रख दिया और मुझे ध्यान नहीं रहा, तो उसको ये बोल के मत भेजो कि भाई आपकी उम्र हो गई है। ये उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बीमारी है। पहले तो आपकी जब अप्रोच चेंज होगी एक प्रैक्टिशनर की, तो ही वो समझेगा कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम होगी तो उसका हल भी ढूंढेंगे। अगर कोई पर्सन आके, तो इसलिए मैं तो ये एम्फेसिस करूँगा कि एटलीस्ट 3 चीज़ों का असेसमेंट जो है वो अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर जोड़ लें। जी। पहला असेसमेंट है वो है अपना मेमोरी का। मेमोरी के असेसमेंट को ज़रूर जोड़ लीजिए, एटलीस्ट स्क्रीनिंग लेवल पे जोड़ लीजिए। राइट। दूसरा असेसमेंट है गेट एंड बैलेंस का, कि गेट एंड बैलेंस कैसा है, फॉल का रिस्क तो नहीं है। और तीसरा असेसमेंट है लोनलीनेस एंड डिप्रेशन का। इन 3 चीज़ों को अपने कॉमन प्रैक्टिस में जोड़ लीजिए, और अगर इन तीनों में से कुछ भी प्रॉब्लम निकल गया है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ओवरऑल सारी बीमारियों का जड़ बन जाती हैं, तो अगर इन तीनों में से आपको कहीं भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो इट इज़ बेटर कि उसको ट्रीट कीजिए। अगर नहीं ट्रीट कर पा रहे, प्राइमरी केयर फिजिशियन का काम क्या होता है, नहीं ट्रीट कर पा रहा तो रेफ़र करें। राइट। तो फिर रेफरल सिस्टम डेवलप करें कि भाई जहाँ पे भी नहीं ट्रीट कर पा रहे तो देन सेंड इट टू जेरियाट्रिशियन। आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी जगह पे जेरियाट्रिशियन अवेलेबल है, और उसमें मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा जोर दे के कि एमडी जेरियाट्रिक मेडिसिन ही जेरियाट्रिशियन है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को जेरियाट्रिशियन क्लेम कर रहे हैं, वो सिर्फ क्वैकरी कर रहे हैं। सिर्फ एक 60 साल की उम्र के ऊपर के पर्सन को आप देख पा रहे हो तो आप जेरियाट्रिशियन नहीं हो। जेरियाट्रिशियन मतलब एमडी जेरियाट्रिक मेडिसिन। एमडी जेरियाट्रिक मेडिसिन अपने आसपास ढूंढिए, और अगर वो है तो उससे बात कीजिए, नहीं तो रेफ़र कीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, वी विल असेस एंड ट्रीट। आखिर में क्या कहना चाहेंगे जिनके घर में बुजुर्ग हैं, संक्षेप में अपनी बात को विराम देने से पहले जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बड़ी आबादी को जिनके घर में बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं? अंत में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपने देखा होगा कि अभी शाहरुख खान भी 60 साल के हो गए हैं, लेकिन वो कहीं से भी बुज़ुर्ग नहीं दिखते। लेकिन अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे 60 साल में, उनके कंधे झुक जाते हैं, शरीर ढीले हो जाते हैं, और मोस्टली ऐसे एकदम इनएक्टिव से दिखते हैं। उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि जिस तरह से अपना ध्यान शाहरुख खान दे पाए, उस तरह से अपना ध्यान आपके माता पिता नहीं दे पाए, क्योंकि वो आपका ध्यान दे रहे थे।
उनका सारा का सारा फोकस अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, उसी में निकल गया। वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाए। लेकिन आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पेरेंट्स पे ध्यान दें, उनकी तरफ देखें और देखिए अगर उनको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, अगर उनका मूड पहले से ख़राब रहने लगा है, अगर उनका इंटरेस्ट किसी चीज़ में चला गया है, अगर उनकी मेमोरी कमज़ोर हो रही है, या फिर किसी भी तरह से खाना कम खा रहे हैं, हंस कम रहे हैं, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम उनके अंदर नज़र आ रही है, तो एटलीस्ट एक बार जीरियाट्रिशियन के पास ज़रूर लेके आएँ और उनसे एक बार असेसमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि अब उनको आपकी ज़रूरत है और उसको इग्नोर ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भट्टी इस अच्छे संवाद के लिए, अच्छी बातचीत के लिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की सोच में बदलाव आए, बहुत सारे लोग जान पाएँ कि वाकई उनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी डॉक्टर हैं और उनको समय समय पर उनको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।